बच्चों, सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस के सेकेंड पेपर यानी भारतीय राज्य व्यवस्था वाले पेपर में अपन राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियों का की जानकारी ले रहे थे, उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। और उसके तहत अपन ने जो ये देखा था कि राष्ट्रपति की व्यापक शक्तियां जो संविधान में वर्णित है भारत के राष्ट्रपति की, वो दो श्रेणियों में विभाजित करके इसको समझा जा सकता है। एक जो है वो सामान्यकालीन शक्ति, दूसरा आपातकालीन शक्तियां। अब सामान्यकालीन शक्तियां जो है उसके बारे में अपन ने विस्तार से देखा कि किस प्रकार नियुक्ति के अधिकार से लेकर विविध जो बड़े संवैधानिक पदों पर प्रधानमंत्री से लेकर और महालेखाकार परीक्षक तक और न्यायाधीशों की नियुक्ति से लेकर बहुत सारी नियुक्तियों के संबंध में राष्ट्रपति के अधिकार प्राप्त हैं। और इसके साथ ही जो अन्य वित्तीय शक्तियां हैं, न्यायिक शक्तियां हैं, विधायी शक्तियां हैं, विधायी कार्य है, उसके नाते राष्ट्रपति के क्या क्या कार्य हैं, क्या क्या शक्तियां हैं। और यह स्पष्ट हो गया था कि भारतीय कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति है, भारतीय संसद का अभिन्न हिस्सा राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति के नाम से ही समस्त आदेश जारी होते हैं केंद्र के, भारतीय संघ के। तो उस नाते ये व्यापक अधिकार प्राप्त है। हालांकि मैंने ये भी कहा था आपको कि व्यवहार में ये समस्त शक्तियां राष्ट्रपति मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही इन शक्तियों का प्रयोग कर पाता है। जो दूसरी श्रेणी है राष्ट्रपति की शक्तियों की, वो है आपातकालीन शक्तियां, आपातकालीन उपबंध। यानी कि जो आपातकाल यानी असाधारण परिस्थितियां हैं, उसमें राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियां हैं। तो इसमें सामान्य रूप से 3 प्रकार के अधिकार हैं और 3 अनुच्छेद जिसका नाम अपने को याद रखना है। सबसे पहले अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आंतरिक आपातकाल की घोषणा का अधिकार। आंतरिक आपातकाल की घोषणा के अधिकार जो है वो युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में ये संकटकालीन प्रावधान उपयोग में लिया जा सकता है ना। और हालांकि व्यवहार में ये भी है कि जब ये राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 का उपयोग तभी करेगा जब मंत्रिमंडल लिखित रूप में राष्ट्रपति को इस बाबत परामर्श देगा और जो युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होने पर, इस प्रकार की आशंका होने पर इसे घोषित किया जा सकेगा। और जैसा कि 1975 में हुआ था कि सिर्फ आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकालीन घोषित नहीं किया जा सकता। ये प्रावधान बाद में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ये किया गया। और राष्ट्रपति द्वारा जो आपातकाल की घोषणा है अनुच्छेद 352 के तहत, उसे 1 माह के अंदर संसद के विशेष बहुमत से, दोनों सदनों में जो विशेष बहुमत से इसकी स्वीकृति आवश्यक होगी और एक बार स्वीकृति होने के बाद 6 माह तक की अधिकतम सीमा रहेगी इसकी वैधता की और 6 माह के बाद पुनः इसको संसद की बहुमत की आवश्यकता होगी। फिर एक और बात कि आपातकाल पर विचार हेतु लोकसभा के 1/2 सदस्यों की मांग पर अनिवार्य रूप से लोकसभा की बैठक बुलाई जाएगी। और 44वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में किए गए 38वें जो संविधान संशोधन है उसको भी रद्द कर दिया गया, जिसमें व्यवस्था की गई थी कि राष्ट्रपति 352वें अनुच्छेद के अंतर्गत की गई संकटकालीन घोषणा को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। यानी अब जो है ये जस्टिसिएबल है। 352 के अंतर्गत जो आपातकाल है वो जस्टिसिएबल हो गया है, जबकि मूल संविधान में व्यवस्था थी कि 352 के अधीन संकटकाल की घोषणा पूरे देश में की जा सकती है। लेकिन जो देश के कुछ भागों में नहीं। और 42वें संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की गई थी कि राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के अधीन संकट की घोषणा पूरे देश के लिए या देश के कुछ भागों के लिए भी की जा सकती है ना। तो ये जो है ये अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा का प्रश्न है। आपातकाल की घोषणा
3 बार भारत में 352 के अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति ने की है। सबसे पहली बार 1962 में भारत चीन युद्ध के समय में अनुच्छेद 352 लगाया गया था, और फिर उसके बाद 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय में दूसरी बार संकट काल की घोषणा की गई, और तीसरी बार 1975 में आंतरिक आपातकाल लगाया गया। और इस आंतरिक आपातकाल की बहुत आलोचना हुई है कि यह राजनीतिक कारणों से लगाया गया था, और इसके ऊपर तो बहुत बड़ा आंदोलन भी हुआ, जिसके बाद हम देखते हैं जिसको जयप्रकाश नारायण ने का नेतृत्व मिला था। और इसके बाद हम देखते हैं कि इस आंतरिक आपातकाल के बाद तत्कालीन आपातकाल लगाने वाली तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार की पराजय भी हो गई थी 1977 में। तो ये जो है ये बहुत अहम प्रावधान है जो संकट काल के लिए राष्ट्रपति उपयोग में लेता है। दूसरा जो प्रावधान है वो है अनुच्छेद 356, आर्टिकल 356, जो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने के संबंध में है। अब संविधान में व्यवस्था है कि केंद्र की सरकार का यह उत्तरदायित्व है कि वो प्रत्येक राज्य की बाहरी आक्रमण तथा आंतरिक शांति से रक्षा करेगा, और यह सुनिश्चित करेगी केंद्र की सरकार कि प्रत्येक राज्य की जो व्यवस्था है वो संविधान के प्रावधानों के अनुरूप चलाई जाए। अनुच्छेद 356 के अनुसार अगर राष्ट्रपति को राज्यपाल से ये प्रतिवेदन मिले कि राज्य में किसी ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई है जिससे इस राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुरूप चलाया जाना संभव नहीं है, राज्य में इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो गई, संवैधानिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो फिर राज्यपाल के प्रतिवेदन पर राज्य की सरकार को, निर्वाचित सरकार को राज्य की निर्वाचित सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है, विधानसभा को निलंबित या भंग किया जा सकता है, और ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल ही राज्य के शासन का प्रधान बन जाता है। तो ये जो राष्ट्रपति का शासन है अनुच्छेद 356, ये इसके बारे में भी यही प्रावधान है कि पहले तो मूल संविधान में ये था कि संसद के द्वारा एक बार प्रस्ताव पारित कर राज्य में 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता था, और 42वें संशोधन के द्वारा इस अवधि को 1 वर्ष के लिए कर दिया गया, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इस अवधि को पुनः 6 माह कर दिया गया, और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम सीमा 3 वर्ष की गई। लेकिन अब थोड़ा इस स्थिति में परिवर्तन हुआ है। अब जो है वो ये व्यवस्था है कि इसको जो राष्ट्रपति शासन है उसका अनुमोदन संसद के राष्ट्रपति संसद का अनुमोदन चाहिए, और संसद के अनुमोदन के पश्चात यह 6 माह के लिए एक बार लागू किया जा सकता है। अनुच्छेद 356 कुल मिलाकर बात ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि अनुच्छेद 356 कुल मिलाकर राजनीतिक कारणों से अधिकांश बार प्रयोग किया गया है, और लगभग जो है 100 से अधिक बार, 100 से अधिक बार अनुच्छेद 356 का उपयोग राज्यों की सरकारों को बर्खास्त करने और राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए किया जा चुका है। तो ये बहुत ही कई बार एकमुश्त सरकारों को भी डिसमिस किया गया। 1959 में जब केरल में कम्युनिस्ट सरकार बनी थी तो उसको पहली बार बर्खास्त किया गया, और उसके बाद से तो आज तक अनेकों बार जो केंद्र का सत्ताधारी दल है, अगर उसके विपरीत कोई प्रांत में सरकारें हैं तो राजनीतिक कारणों से भी, मतभेद के कारण से भी उन सरकारों को बर्खास्त किया जाता रहा है। 1977 में जब कांग्रेस की पराजय हुई, जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई, तो कांग्रेस की सरकारों को, प्रांतीय सरकारों को एकमुश्त बर्खास्त किया गया। 1980 में जब पुनः कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई केंद्र में, तो जनता पार्टी की जो सरकारें राज्यों में थी उसको एकमुश्त बर्खास्त किया गया।
और बाद में भी अनेकों बार, जैसे 1992 में जो है बाबरी विध्वंस के बाद जो स्थितियां बनी, उसमें उत्तर प्रदेश में ये घटना हुई, वहां की सरकार को बर्खास्त किया गया। लेकिन साथ में क्योंकि राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकारें थी, तो उसको भी बर्खास्त कर दिया गया, जिसकी बड़ी आलोचना हुई और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने तो उसको अवैध भी घोषित किया था। तो ये राजनीतिक कारणों से राज्य सरकारें बर्खास्त होती रही है और यह लगभग अब भी स्थिति है। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि चुनावों के तुरंत बाद जब कुछ दल बहुमत नहीं जुटा पाए तो विधानसभा को निलंबित कर दिया गया, जैसा कि उत्तर प्रदेश में हुआ। और 2005 में तो बिहार में अभूतपूर्व स्थिति उत्पन्न हुई, जब फरवरी 2005 में बिहार में चुनाव हुए विधानसभा के और किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला, और इसलिए किसी भी दल को बहुमत देने का समय देने की बजाय विधानसभा को निलंबित करके और फिर तुरंत बर्खास्त भी कर दिया गया। विधानसभा चुनाव के बाद कोई सरकार बनी ही नहीं। फिर उसके बाद नवंबर 2005 में पुनः चुनाव करवाए गए और तब जाकर सरकार बनी। तो ये भी हुआ कि चुनाव के बाद फिर से तुरंत राष्ट्रपति शासन लगा। तो राजनीतिक कारणों से ये राष्ट्रपति शासन अनेकों बार लगे हैं। जो तीसरा प्रावधान है आपातकालीन उपबंध का, वो है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल। यदि राष्ट्रपति को ये विश्वास हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई हैं जिनसे भारत के वित्तीय स्थायित्व या प्रतिष्ठा को खतरा है, तो वो वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। और ऐसी घोषणा के लिए भी वही अवधि निर्धारित है जो प्रथम प्रकार के संकट की घोषणा के लिए निर्धारित है। इस वित्तीय आपातकाल की घोषणा के कई परिणाम हो सकते हैं, जैसे संकट की अवधि में राष्ट्रपति का अधिकार होगा कि वो आर्थिक दृष्टिकोण से किसी भी राज्य सरकार को आदेश दे सकता है। संघ तथा राज्य सरकारों के अधिकारियों के वेतनों को भी कम किया जा सकता है। राष्ट्रपति राज्य सरकारों को इस बात के लिए बाध्य कर सकता है कि राज्य के समस्त वित्त विधेयक उसकी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाए। संघ की कार्यकारिणी राज्य की कार्यकारिणी को शासन संबंधी उचित आवश्यक आदेश दे सकती है। राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्यों के बीच जो वित्त संबंधी बंटवारे के प्रावधान हैं, उनमें अपेक्षित संशोधन कर सकता है। संकट की अवधि में राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 19 के द्वारा प्रदत्त सभी प्रकार की स्वतंत्रताओं को स्थगित कर सकता है ना। तो ये प्रावधान 360 के अंतर्गत है। अब तक देश में 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की घोषणा का कोई भी अवसर नहीं आया है, सौभाग्य से। तो ये राष्ट्रपति के आपातकालीन प्रावधान है, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं और इनका प्रयोग अलग अलग समय पर हुआ, वित्तीय आपातकाल का नहीं हुआ है। इसके बाद अपन राष्ट्रपति की वास्तविक स्थितियों पर भी एक चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति की वास्तविक स्थितियां, शक्तियों का आकलन और उनका जो मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री के साथ कैसे संबंध रहे हैं और उनकी भूमिका क्या रही है, इसकी एक आलोचनात्मक व्याख्या भी करेंगे।